चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चैप्टर 3 जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, ये है आपकी यूनिट 3। 25 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। इसमें आप पढ़ोगे सोशल थ्योरीज एंड जेंडर डेवलपमेंट। मैंने पहले वाला पेज जो आपका सिलेबस पेज है वो निकाल रखा है। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ोगे आप? सोशल थ्योरी एंड जेंडर डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ जेंडर रोल, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर रोल, स्टीरियोटाइप, जेंडर इन द प्लेग्राउंड। स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन भी सीटेट में आता है। मोरल डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव ऑफ कोलबर्ग एंड कैरोल गिलियम्स, CTQ, cultural variation in moral reasoning, basic understanding of emotions, characteristics and factor affecting emotions. Development of emotion, type of emotion, development of emotion in early childhood and school year, some emotional problem of children and their psychological handling, attachment, blow by and Ainsworth. Personality development, meaning, nature and assessment, फ्रायड की साइको सोशल डेवलपमेंट, इरेक्शंस की, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑन लेटर पर्सनैलिटी। ये आपका इस यूनिट के अंदर है, जिसमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी रहेगी हमारी ये यूनिट, क्योंकि 25 मार्क्स की है हमारी ये यूनिट, तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए निकालिए। फर्स्ट है आपका 3.1 सोशल थ्योरीज एंड जर्नल डेवलपमेंट। क्या मीनिंग है, क्या जेंडर रोल रहेगा, जेंडर रोल को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, स्टीरियोटाइप, जेंडर इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, यही आप 3.1 में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका जेंडर रोल से आप क्या समझते हैं, यौन भूमिका से आप क्या समझते हैं, और यौन विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। जेंडर रोल, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल, और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो इसकी एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरीज रिलेटेड टू जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा जेंडर डेवलपमेंट। यौन भूमिकाएं मुख्यतः सोशल कंस्ट्रक्शन की देन होती हैं। देखिए, पहले रीड आउट कर रही हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। यौन भूमिकाएं मुख्यतः सामाजिक सोशल कंस्ट्रक्शन की देन होती है। समाजीकरण के विभिन्न स्रोत इन भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं। समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति पुरुषों की तुलना में कमजोर रही है। आज कुछ महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं के दायरे से बाहर आई हैं। पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या का कम होना और महिलाओं की न्यून साक्षरता दर इसको स्पष्ट करते हैं। इससे यौन आधारित भेदभाव जैसे समस्या सामने आ रही है। जन्म के समय एक नवजात शिशु के पास जैविक दृष्टि से लिंग तो होता है किंतु जेंडर नहीं होता है, जो समाजीकरण का परिणाम है। नवजात शिशु का लिंग डिटर्मिनेशन उसके कुछ शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है, जैसे जेंडर डिटर्मिनेशन सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित व्यवहार, एटीट्यूड और भावनाओं को अपनाए जाने के बाद होता है। इस प्रकार जेंडर प्राणी बायोलॉजिकल फाउंडेशन और कल्चरल कंस्ट्रक्शन का आरोपण है। पुरुष और स्त्रियों में यौन अंग और उससे संबंधित हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। विविध संस्कृतियों में यौन भेद के लिए बिंबो, इमेज, मूल्य, विश्वास और प्रत्याशाओं के मॉडल बने होते हैं। हर संस्कृति में स्पष्ट रूप से परिभाषित और आमतौर पर स्वीकृत यौन भेद पर आधारित कुछ यौन अंतर या भेद होते हैं। सभी समाज में किसी न किसी प्रकार का श्रम विभाजन होता है। समाजीकरण के क्रम में यौन भेद का प्रशिक्षण संस्कृति की विशेषताओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। जैसे खाना बनाने का उत्तरदायित्व हर समाज में औरतों पर ही होता है। बच्चों का पालन पोषण भी औरतों पर ही होता है, लेकिन पुरुष भी इस कार्य में महिलाओं का हाथ बटाते हैं। दोनों जेंडर्स के व्यवहारों में भिन्नता समाजीकरण प्रोसेस में भिन्नता के कारण होती है। बड़े होने पर लिंग के अनुरूप रोल्स को अपनाने के लिए बच्चों का सही समाजीकरण प्रक्रिया हेतु तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, इसका यौन भूमिकाओं का, यानी कि बताया कि जेंडर्स जो हमारे जेंडर का क्या रोल है। तो ये जो जेंडर का रोल है ये हमारा समाज की देन है। समाज हमें बताता है ये मेल है या ये फीमेल है, या उसके अंदर क्या क्या लक्षण है उसके आधार पर बताया जाता है मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है।
ठीक है, तो ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हमारे जेंडर के का, और कुछ हमारा क्या है, हमारा जो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे कल्चर में, क्या क्या विश्वास हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे जेंडर रोल के ऊपर इफेक्ट डालती है। जेंडर रोल यानी कि एक व्यक्ति की क्या भूमिका है और एक औरत की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर इसने जेंडर रोल में बताया, कुछ काम बताए कि फीमेल को क्या है, क्या करना पड़ेगा भाई, बच्चों का भी पालन पोषण करना पड़ेगा, घर में खाना बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, ठीक है, बाकी के काम करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो जेंडर्स में क्या है, जो व्यवहार है वो डिफरेंट होता है, लेकिन समाजीकरण की भिन्नता के कारण उन्होंने क्या है, जेंडर के रोल्स को निर्धारित कर रखा है कि मेल तो ये काम करेंगे, बाहर के काम करेंगे, लेडीज क्या है, घर के काम करेंगी। तो ये उनके रोल्स हैं, जेंडर रोल्स, क्या भूमिकाएं हैं उनके। अब है आपकी लिंग पहचान। जब बालक को इस बात का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह मेल है या फीमेल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिंग पहचान बोलते हैं। जब बालक को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि वह जीवन में नर या मादा ही रहेगा, तो इसे जेंडर स्टेबिलिटी कहते हैं। जब बालक को इस बात का पूरा विश्वास और जानकारी हो जाएगी कि चाहे किसी भी रूप में जीवन व्यतीत करे, कैसी भी वेशभूषा पहने, कैसा भी बिहेवियर करे, परंतु फिर भी उसके लिंग में कितने प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसे हम जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग पहचान, जब बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जब बालक को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि वह नर रहेगा या मादा, फिर मेल रहेगा या फीमेल, तो इसको जेंडर स्टेबिलिटी बोलते हैं। और उसके बाद मान लो बच्चा चाहे कुछ पहने कुछ ओढ़े, जैसे लड़कियां हैं जींस पहने कुछ पहने, रहेंगी तो लड़कियां ही, तो ये क्या कहलाती है, जेंडर कंसिस्टेंसी। तो जेंडर क्या है, एक जटिल प्रकार का पद है जिसके अंतर्गत जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर आइडेंटिटी के बारे में धारणा स्पष्ट हो जाती है, अर्थात उसमें लिंग पहचान स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार वह स्वयं को लड़का या लड़की के रूप में पहचानने लग जाता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है बेटा लड़के और लड़की में भेदभाव करना। ठीक है, ये लड़की तो यही काम करेगी और लड़का है तो यही काम करेगा। आपके सीटेट में क्वेश्चन आ जाता है कि एक लड़का रो रहा है लड़कियों की तरह, तो उसका पेरेंट, उसके पापा उसको गुस्सा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये एग्जाम्पल है आपका स्टीरियोटाइप का, क्योंकि इसमें फादर ने क्या बोला, तू क्या लड़की है जो लड़कियों की तरह रो रहा है। तो जहाँ पर लड़के और लड़की के भेदभाव की बात आती है तो वो स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो आपको आपके जेंडर रोल क्या है, जेंडर पहचान क्या है, ये बात समझ में आई। यस मैम। ठीक है, आगे श्रेया। मैम मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ। क्या हुआ, तुझे पता ही नहीं लगा क्या कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। नहीं मैम पता है, और मैं तो स्टार्टिंग से ही हूँ, मैं कह रही हूँ। हाँ नहीं, स्टार्टिंग से ही तो हो, मैं ये पूछ रही हूँ कि समझ में आ गया या नहीं आया। यस मैम आ गया। ठीक है, अब देखो भाई थ्योरी क्या क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया है आपका स्टीरियोटाइपिंग, जो आगे आपके सीटेट के लिए, तो जो मैं बोलती जाऊँ ना एक आधी टर्म नोट कर लिया क्योंकि ये सीटेट के लिए वो है इंपॉर्टेंस। आगे है आपकी थ्योरी रिलेटेड टू जेंडर डेवलपमेंट। जेंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी है, तो सबसे पहले आती है आपकी थ्योरी रिलेटेड टू सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत, एक तो ये पढ़ेंगे हम। दूसरी पढ़ेंगे जेंडर स्कीमा थ्योरी, यौन तत्व सिद्धांत या यौन स्कीमा थ्योरी। थर्ड पढ़ेंगे थ्योरी रिलेटेड टू कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा सिद्धांत। कोग्निटिव डेवलपमेंट तो आपका जो जिन प्याजे ने दिया था वो है। उसके बाद है जेंडर स्कीमा थ्योरी, और उससे पहले था हमारा थ्योरी रिलेटेड टू सोशल लर्निंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्योरी रिलेटेड टू सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम से संबंधित सिद्धांत। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बालकों को लिंग संबंधी रूढ़ियों, सेक्स स्टीरियोटाइप या सेक्स रोल के अनुसार बिहेवियर करने पर पुरस्कार या रेंसफोर्समेंट प्रदान किया जाता है, तो वे इस प्रकार के बिहेवियर पैटर्न को अर्जित कर लेते हैं और अपने लिंग से संबंधित अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करना सीख जाते हैं।
इस प्रकार के बालक अपने ही लिंग वाले माता पिता की आदतों, व्यवहार, रुचि और अभिव्यक्तियों के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, अर्थात अपने माता पिता जैसा बनने का प्रयास करने लग जाते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि समाज से जो सीखते हैं, आप घर में देखते हो अगर छोटी लड़की है ना, छोटी सी बच्ची है, तो वो अपनी मम्मी का काम बटाने की कोशिश करती है। उसको पता है मम्मी झाड़ू लगा रही तो मैं भी झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। ऐसे ही लड़के क्या कर रहे हैं, जैसे उसका पापा काम कर रहा है ना वैसे वाले काम करने की कोशिश करते हैं वो। तो बच्चा क्या है अपने पहले तो बच्चे को पता लगता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो जैसे अपने समाज में देख रहा है, तो ये कौन सी थ्योरी है, थ्योरी रिलेटेड टू सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, समाज से सीखना। तो बच्चा क्या है जैसा देख रहा है वैसा सीख रहा है। वो देख रहा है कि उसका पापा झाड़ू नहीं लगा रहा, तो लड़के झाड़ू नहीं लगा रहे, क्यों पापा तो नहीं लगा रहा मैं क्यों लगाऊं। मम्मी झाड़ू लगा रही है तो जो लड़की होगी वो साथ साथ झाड़ू लगाना शुरू कर देगी देख देख के। तो ये होता है जब हम समाज से कोई चीज सीख रहे हैं, तो यहाँ से बच्चे को पता लग रहा है कि उसका जो बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर करना है, कैसा इंटरेस्ट है। लड़कों का इंटरेस्ट मार धाड़ वाली फिल्मों में होता है, लड़कियों का बार्बी डॉल वाली में होता है, तो वो बिहेवियर भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं अपने बड़ों को देख के। तो ये है आपकी सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें जैसे छोटा लड़का अपने पिता की तरह चलना, बैठना, कपड़े पहनना, चश्मा लगाना और चश्मा लगा के वैसी ही एक्टिविटी करना। इस प्रकार छोटी लड़की अपनी माँ की तरह बातें करती है, व्यवहार करती है, खाना बनाती है, साड़ी पहनना, ऐसी क्रियाएं करने लग जाती है। तो जैसे बालक इन आदतों और व्यवहारों को सीखता है वैसे वैसे आप वह जेंडर आइडेंटिफिकेशन की ओर बढ़ता है और मेल और फीमेल से संबंधित अंतर के बारे में स्पष्ट ज्ञान हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट थ्योरी की समाज को देखकर सीखना। उसके बाद आती है आपकी जेंडर स्कीमा थ्योरी। जेंडर स्कीमा थ्योरी क्या बोलती है भाई आपकी, इस थ्योरी के अनुसार बालक की जेंडर आइडेंटिफिकेशन उसके फलस्वरूप बालक में उत्पन्न होने वाले सेक्स कैटेगरी कंसिस्टेंसी के डेवलपमेंट में यौन तत्व अथवा लिंग स्कीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन श्रेय बेन हो जाता है। बेन का मानना है कि कोई भी बालक किस जाति अथवा धर्म से संबंध रखता है, उस बालक के शरीर में विभिन्न अंगों की बनावट या शरीर का रंग या आंखों का रंग कैसा है इत्यादि के संबंध में जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि बालक में किस जेंडर से संबंध रखता है। तो यौन तत्व सिद्धांत इसमें क्या बताया भाई, इस सिद्धांत के अनुसार बालक में जेंडर आइडेंटिफिकेशन की सबसे पहले तो बच्चे को पहचान होनी चाहिए लड़का है या लड़की है। उसके फलस्वरूप बालक में उत्पन्न होने वाली लिंग श्रेणी संगति के विकास और यौन तत्व लिंग स्कीमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसने बोला कि बच्चे की जनरल आइडेंटिफिकेशन के अंदर बच्चे में उत्पन्न होने वाले जितने भी सेक्स कैटेगरी कंसिस्टेंस है उसमें आपका जो लिंग स्कीमा है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ये पहचान करवाता है कि आप लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, और इसका श्रेय बेन को जाता है। उसने 1984 में 1989 में क्या रिसर्च की और उनका मानना है कि बालक चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी उसका कलर हो इत्यादि ये में यह जानना आवश्यक है कि बालक का कौन से जेंडर से संबंध रखता है। यानी कि बच्चे का मेन ये कि जो कोई सी जाति से उसको ये पता होना चाहिए कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ठीक है, तो आपकी जो क्या है जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो यही बताती है कि बच्चे को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले कि वह मेल है या फीमेल है। उसके बाद है थ्योरी रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा सिद्धांत। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, नैतिक तथा अन्य अनेक प्रकार के विकास के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होने लगता है। प्रारंभ में बालक को अपने बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे वह स्वयं और दूसरों में अंतर करना सीख जाता है। दूसरे शब्दों में वह अपने बारे में वह अपनी समझ पैदा करना शुरू कर देता है। 2 वर्ष की आयु से पहले तक बालक को अपने सेल्फ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, वह लड़का है या लड़की है इसका उसे स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। 2 वर्ष की आयु तक बालक अपने आत्मा के बारे में स्पष्ट ज्ञान हासिल कर लेता है, अर्थात वह जान लेता है कि वह कौन है, वह क्या है इत्यादि।
दूसरे शब्दों में बालक 2 वर्ष की आयु तक जेंडर स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। जब बालक वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटने की योग्यता ग्रहण कर लेता है, तब उसे पता चलता है कि उसका संबंध एक विशिष्ट श्रेणी अथवा स्त्री या पुरुष से है। वे विपरीत श्रेणी में नहीं जा सकते, इसलिए वह लड़का तो है पिता ही बनेगा, लड़की है तो माँ ही बनेगी। तो इस प्रकार से यौन संबंधी अंतर का ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लेते हैं और अपने यौन के अनुसार ही व्यवहार करने लग जाते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारी क्या कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वह थ्योरी हमें बताती है कि किस प्रकार बच्चे की फिजिकली, मेंटली और मोटर, मोरल अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होने लगता है। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है जो हमारे संज्ञान से, हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। तो प्रारंभ में तो बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है, वह दूसरों में और अपने आप में अंतर करना सीख जाता है। बच्चा पहले सबसे छोटा होता है तो उसको नहीं पता कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। ठीक है, जैसे वो 2 साल का हो तो उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो बच्चों की वस्तुओं में अलग अलग श्रेणियों में बांटने की योग्यता ग्रहण कर लेता है। तो बच्चा क्या है, अलग क्लासिफाई करने की योग्यता हासिल कर लेता है। उसे पता चलता है कि उसका संबंध एक विशिष्ट श्रेणी या तो मेल से है या फीमेल से, उसको वैसे ही बड़े होकर काम कर रहे हैं। तो ये इसने यहाँ पर बताया है जेंडर रिलेटेड कोग्निटिव डेवलपमेंट, की उसने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि वह मेल है तो उसे आगे बड़े होके क्या क्या काम करने हैं, अगर वह फीमेल है तो उसको आगे बड़े होके क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरीज। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है, आ गया Yes, ma'am. समझ में? ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है आपका आज, जेंडर रोल पर क्या प्रभाव दिखाई देता है? इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर रोल। तो आधुनिक भारत में स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी इस एरिया में बहुत कुछ करना शेष है, जिससे दोनों जेंडर्स के लोगों को समान अवसर और सम्मानजनक जीवन मिले। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति से जुड़े मुद्दों का संबंध जाति, वर्ग, निवास क्षेत्र, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की संरचना, शिक्षा तथा उन परंपराओं से होता है जो विभिन्न उपसमूहों और समुदायों से प्रचलित है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है जो संपूर्ण भारतीय समाज के लिए उचित हो। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति और विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक क्षेत्रों में इनका सहभागिता, जैसे पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, प्रशासन, न्यायपालिका, प्रबंध, स्वयंसेवी संगठन आदि महिलाओं की क्षमता सिद्ध हुई है। लेकिन महिलाओं पर अत्याचार और शोषण की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जैसे दहेज के लिए वधू को जलाना, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, नौकरी और शोषण और भेदभाव, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, पत्नी पर हाथ उठाना आदि। यौन आधारित भूमिकाओं में अंतर और भेदभाव के मुख्य कारण या प्रभाव निम्नलिखित है। देखो भाई, इसने आज पूछा है कि जो हमारी जेंडर रोल है उस पर क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसके बारे में बताना है। भाई, आज का समाज भले ही ये बोल दे कि मेल और फीमेल बराबर है, लेकिन ये आप लोग खुद भी महसूस करते हो कि कितना बराबर है। कहने को तो बराबर है, हर जगह वो बराबर है। चलो, जॉब में भी वो आगे हैं लड़कों से, लेकिन बेचारी लड़कियां जॉब भी करती हैं और उसके बाद भी घर का काम कर रही है। ठीक है, कोई भी जॉब कर रही है, सुबह के पहले फटाफट घर का काम निपटाती है, जॉब भी करके आती है, शाम को भी घर का काम करती है, अपने बच्चों को भी संभालती है। ठीक है, यानी कि ये तो आ गया कि उसको समान अवसर मिल रहे हैं नौकरी में, लेकिन घर का काम फिर भी उसी को करना पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। हर जगह वो क्या है, लड़कों के साथ सिद्धता के साथ दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शोषण भी हो रहा है। दहेज के लिए भी उनको जला दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब वे नौकरी करती है तो वहाँ पर भी उनका शोषण होता है। बाल विवाह, भ्रूण, घरेलू हिंसा, ठीक है, पत्नी पर हाथ उठाना, ये काम भी चले हुए हैं। तो इसी को लेते हुए हम देखते हैं कि रोल्स का प्रभाव निम्नलिखित है। तो बाहरी जगत से संपर्क का अभाव, दूसरा पुरुषों पर निर्भरता, शिक्षा का अभाव, रीति रिवाज, यौन भूमिकाओं का प्रभाव या बदलता परिदृश्य। तो देखते हैं भाई, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है जेंडर रोल्स का। तो सबसे पहले बाहरी जगत से संपर्क का अभाव। आमतौर पर महिलाएं घर में ही रहती हैं, ठीक है, उनके सामने अवसरों का अभाव है, दुनिया के संपर्क में नहीं आती। वे परिवार में रहकर ही अपना रोल्स निभाती हैं, अपने परिवार तक ही सीमित रहती हैं, बाहरी जगत में अलग थलग पड़ जाती हैं। अतः उसमें एटीट्यूड और स्किल्स का विकास होना चाहिए जो बाहरी दुनिया का सामना करने में सहायक हो। एक तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई, एक तो बाहरी जगत का। ऑलमोस्ट क्या है, कितनी % महिलाएं जॉब पे जाती हैं? सारी तो नहीं जाती, ऑलमोस्ट क्या है, घर पे भी रहती हैं। ठीक है,
तो महिलाएं जब घर से बाहर नहीं निकलती तो उनका क्या है, तो बाहरी दुनिया के साथ संपर्क नहीं हो पाता, तो इसके कारण भी उसके ऊपर अलग से प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि घर के प्रेशर का भी, बच्चों को भी संभालना, काम भी करना। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो एक औरत जॉब नहीं कर रही तो वो घर के सारे काम कर रही है, लेकिन अगर एक मेल जॉब नहीं कर रहा ना, तो फिर भी वह घर के कुछ काम नहीं कर रहा, वो पूरा दिन फ्री है घर पे। लेकिन एक महिला, चाहे वो जॉब करती हो चाहे वो घर पे रहती हो, वो फ्री नहीं है कभी भी। पुरुषों पर निर्भरता, तो भारत में पारंपरिक परिवारों में महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। महिलाओं को पुत्री, पत्नी, माँ, बहन, दादी की भूमिका निभानी पड़ती है। परिवार में पिता, पति और अपने पुत्रों पर निर्भर रहना ही महिलाओं का नियति मानी जाती है। शिक्षा का अभाव, शिक्षा का सामाजिक परिवर्तनों का मुख्य साधन माना गया और शिक्षा के प्रावधानों से सामाजिक गतिशीलता आती है और नए अवसर मिलते हैं, और महिलाओं को आवश्यक कौशलों द्वारा सशक्त करने हेतु औपचारिक शिक्षा व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है। रीति रिवाज, हमारे जो रीति रिवाज है वो भी इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे रीति रिवाजों में बताया गया है, यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए लोगों से प्राकृतिक परिस्थिति में अन्य स्थानीय लोगों के साथ अंतर क्रिया करते रहना पड़ता है। तो परिवार को आधार बनाकर त्योहार, मनोरंजन की योजना आदि बनाई जाती है और सामाजिक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें महिलाएं सामाजिक संबंधों में जकड़ी रहती हैं। ठीक है, कुछ भी हो गई उसको माननी तो पड़ती है। तो ये इफेक्ट पड़ता है एक रोल प्ले करने में। ठीक है, जेंडर रोल के ऊपर। तो मेन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा है, महिलाओं के ऊपर पड़ा है, क्योंकि वो बाहरी जगत से संपर्क में नहीं रहती, घर घर में रहती हैं। दूसरा, पुरुषों के ऊपर डिपेंड है, जो घर में रह रही हैं वो। रीति रिवाजों का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हमें रीति रिवाज के अकॉर्डिंग वैसे ही सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बताए हैं जो हमारे जेंडर रोल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, रीति रिवाज भी औरतों वाले, औरतों के जो रीति रिवाज औरतें करती हैं, जेंट्स के जो होते हैं वो जेंट्स करते हैं। तो ये चीजें हमारे जेंडर को क्या कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं। आगे, यौन भूमिकाओं पर प्रभाव या बदलता परिदृश्य, तो ये तो था पुराना। आज के टाइम पे क्या आ गया है, तो आज के टाइम में महिलाओं की जो सिचुएशन है उसमें चेंज आया है। महिलाएं भी क्या है, शिक्षा लेने लगी हैं, नगरीकरण, औद्योगिक के प्रभाव के कारण, ये सारी चीजें जो महिलाओं की दिशा में सुधार आया है वह एजुकेशन के कारण, सिटीज में रहने के कारण और औद्योगिकरण के कारण भी आया है। इस प्रभाव का परिणाम यह रहा कि प्राचीन और आधुनिक मूल्य और प्रतिमानों में कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हुई, उसमें आधुनिक एटीट्यूड का विकास अवश्य हुआ। महिला स्वतंत्रता आंदोलनों में जेंडर रोल में कुछ परिवर्तन आए हैं। महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे पंचायती राज में महिलाओं के कल्याण हेतु स्थापित संस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए बनी योजनाओं के परिणाम स्वरूप भी स्थिति में बदलाव आया है। इसमें महिलाओं की स्थिति सुधारने और महिलाओं की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी बढ़ाना संभव हुआ है। इस प्रकार के प्रयास सरकारी संस्थाओं के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं में भी किए गए हैं और महिलाएं अपने अधिकार और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक भी हुई हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन कि किस प्रकार जेंडर रोल के ऊपर अलग अलग उनका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, और एट प्रेजेंट सिनेरियो में शिक्षा के कारण इसमें थोड़ा चेंज आया है। अब महिलाएं पहले से ज़्यादा स्वतंत्र हैं, वह जॉब भी कर रही हैं। ठीक है, उनकी भागीदारी भी बढ़ती जा रही है, उनको हर जगह क्या है आरक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रकार महिलाएं अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति जागरूक भी हो रही हैं। ठीक है, तो समझ में आया है कुछ सेकंड क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। और सेम यही इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन भूमिकाएं किन किन कारणों से प्रभावित होती हैं। यही दे दिया, पुरुषों पर निर्भरता, रीति रिवाज, शिक्षा का अभाव और बाहरी संसार से संपर्क का अभाव। इस कारण भी क्या है, ये प्रभाव दिखाई देते हैं और यही क्या बता दिया, ये कारक इफेक्ट डालते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, थर्ड वाला खुद पढ़ लेना। ठीक है, सेम देर का बिल्कुल। आगे है आपका स्टीरियोटाइपिंग वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। देखो, स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग जिसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम है स्टीरियोस, यानी कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड स्टीरियोस से हुई है।
जिसका अर्थ है सुदृढ़ या ठोस, यानी कि सॉलिड। इसका शब्द प्रिंटिंग में लिया गया था, जिसका प्रयोग डुप्लीकेट इंप्रेशन के लिए किया जाता है। अमेरिकन जर्नलिस्ट मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग हमारे मस्तिष्क में किसी चित्र के लिए 1952 में किया गया था। स्टीरियोटाइपिंग किसी विशिष्ट सामाजिक समूह या किसी प्रकार के व्यक्ति के लिए लोकप्रिय विश्वास है। स्मिथ के अकॉर्डिंग रूढ़ि युक्त अंधविश्वासों का एक ऐसा समूह होता है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित होता है और जिसे पूरे समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है जो करवाऊंगी। स्टीरियोटाइप एक ऐसे अंधविश्वासों का ऐसा समूह है जो अधूरी सूचना पर आधारित होता है और जिसे पूरे समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखो, स्टीरियोटाइप ये वर्ड ग्रीक भाषा का स्तंभ है, स्टीरियस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ठोस। ठीक है, फिर उसके बाद करना है आपको जो ये परिभाषा दी गई है कि अंधविश्वासों का ऐसा समूह है जो अधूरी सूचना पर आधारित होता है और इसको पूरे समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टीरियोटाइप केवल अनुमानित होता है, वास्तविक नहीं होता है। किसी भी समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों के बारे में बनाने वाली रूढ़ि प्रक्रियाओं के बारे में यह होता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक गुणों पर आधारित होता है। रूढ़ियाँ ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम व्यक्ति को निश्चित वर्गों में बांट सकते हैं। व्यक्तियों को एक समूह को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूढ़ि प्रक्रियाएं विशेषताओं का एक संगठन होती हैं और एक समूह के सदस्यों को विशेष विशेषताओं पर एक आधार पर प्रत्यक्षीकृत करते हैं। यानी कि स्टीरियोटाइपिंग क्या है, एक अनुमान होते हैं और ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है जो हमारे दिमाग में छाप छोड़ जाती है। ठीक है, कि ये लड़का है या ये लड़की है, और यहाँ से हमारा क्या है, भेदभाव की स्थिति होना उत्पन्न शुरू हो जाती है। ठीक है, रूढ़ि युक्तियों के सिद्धांत। रूढ़ि युक्तियों के विकास के लिए विभिन्न विषयों में विभिन्न प्रकार से विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति समूह के साथ अनुभव पर, इन समूहों के साथ संप्रेषण की पद्धतियां और इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। समाजशास्त्री सामाजिक संरचना में विभिन्न समूहों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या बल देते हैं। साइकोएनालिटिकल ओरिएंटेशन ह्यूमैनिटी के अनुसार रूढ़ि युक्तियां वे छवियां होती हैं जो एक्यूरेट नहीं होती लेकिन एक दूसरे के समक्ष प्रोजेक्शन होता है। देखो भाई, इसने बोला है कि जो हमारा स्टीरियोटाइपिंग है यानी कि रूढ़ि युक्तियां हैं, उसने अलग अलग क्या है, लोगों के अलग अलग विचार प्रकट होते हैं। ठीक है, ये थ्योरीज क्या है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ये पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर हमारा इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, इसमें दोनों के बीच में ध्यान केंद्रित होता है। साइकोएनालिटिकल ओरिएंटेशन ह्यूमैनिटी के अनुसार रूढ़ि युक्तियां वे छवि होती हैं जो एक्यूरेट नहीं होती लेकिन एक दूसरे का प्रोजेक्शन करती हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रूढ़ि युक्तियों के प्रमुख सिद्धांत है। लोग रूढ़ियुक्त क्यों होते हैं? एक विचार इस बात के बारे में है कि सभी लोगों को एक जटिलताओं के एक एक करके, एक मिनट रुको, इसको जरा नेट पे देखते हैं, जरा इजी मिल जाए तो हमें, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी है। देखो बेटा, इसमें बताया गया है कि स्टीरियोटाइप से आप क्या समझते हैं। तो स्टीरियोटाइप समूह के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर की गई धारणा है। यानी कि स्टीरियोटाइप का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में जब किसी बात को लेकर वही कंसेप्ट जम जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टीरियोटाइप कहलाता है। जैसे कि इसने बोला है किसी भी प्रकार के विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व या व्यवहार के कुछ तरीकों के बारे में व्यापक रूप से अपनाया गया कोई भी विचार वह स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है,
इसको आप रूढ़िवादी भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो स्टीरियोटाइप के सिद्धांत, सबसे पहले बात आती है स्टीरियोटाइप के सिद्धांत। मीनिंग क्लियर हुआ है स्टीरियोटाइपिंग का? यानी कि एक कंसेप्ट जिसको मानकर हम क्या कर रहे हैं, एक विचार हमारे दिमाग में बैठ गया कि ये काम ऐसे ही होना है। जैसे हम लेते हैं कि ये लड़का है तो लड़के यही काम करेंगे, ये लड़कियां हैं, और उसके आधार पर हम उस रूढ़िवादी विचारधारा के आधार पर जब भेदभाव शुरू कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, स्टीरियोटाइप बन जाता है। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. अब देखो इसमें इसकी थ्योरीज में क्या क्या बताया गया है कि सबसे पहले ये देखना कि लोग रूढ़िवादी क्यों होते हैं। इस बारे में क्या है कि सभी लोग सभी जटिलता को एक एक करके गिनना, उसकी तरफ संकेत करना बहुत कठिन होता है। स्टीरियोटाइपिंग सही न भी हो तो यह सूचनाओं के एक बड़े खंड का मानसिक संगठन का एक दक्ष तरीका है। क्लासीफाई मानस की आवश्यकता अनुसार क्षमता, क्योंकि इसमें संसार के असर लेकर अनुमानित और संगठित करने के योग्य बनाती है। जब एक बार वर्गों में संगठित हो जाए तो यह मानव प्रवृत्ति होती है और किसी के बारे में न्यू या अनएक्सपेक्टेड सूचनाओं की प्रोसेसिंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उस समूह के सदस्यों को सामान्य समूह विशेषताएं प्रदान कर दी जाती हैं, जिससे समय की बचत होती है और सामाजिक संसार या वातावरण के अनुमान लगाने की आवश्यकता भी संतुष्ट। देखो भाई, इसने ये बोला है इस कंसेप्ट में कि जो स्टीरियोटाइपिंग है वह भले ही सही ना हो, लेकिन ये कैटेगराइज कर देता है चीज़ों को। कैटेगराइज करने के बाद क्या हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है, यानी कि अलग अलग वर्गीकृत कर देता है कि ये चीज़ असाधारण है, ये चीज़ मुश्किल है, ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में उस खंड का इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैटेगराइज करने का एक तरीका है और उसके आधार पर हम प्रेडिकेट करते हैं। प्रेडिकेट करने का मतलब अनुमान लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा डिटेल में ना करके और वो ना करके ये बोलना है कि स्टीरियोटाइपिंग भले गलत है, लेकिन ये कैटेगराइज करने में हेल्प करता है, वर्गीकृत कर देता है ग्रुप्स के अंदर, जिसको हमें समझने में आसानी हो जाती है और इसी के आधार पर हम अपने इन्वायरमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इसका पॉइंट, स्टीरियोटाइप होते हैं वे स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने में उनकी आवश्यकता होती है। रूढ़ि युक्तियां व्यक्ति को चिंता से बताती है कि आत्म सम्मान में वृद्धि करनी है, स्वयं के समूह को नॉर्मल समूह घोषित करना है, दूसरों के समूह को इंफीरियर। और देखो, एक स्टीरियोटाइपिंग में ये भी होता है, एक सिद्धांत ये होता है स्टीरियोटाइपिंग में, खुद को क्या है सुपीरियर मानना और दूसरे को क्या है तुच्छ मानना। ठीक है, ये भी स्टीरियोटाइपिंग का एक एग्जाम्पल है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं आता। तो ये भी स्टीरियोटाइपिंग का एक पॉइंट है। अब देखो भाई, रूढ़ि युक्तियों के प्रकार, स्टीरियोटाइपिंग क्या क्या कितने प्रकार की होती है, नॉर्मल एंड सुपीरियर, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, जनरल टाइप एंड सब टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है नॉर्मल एंड सुपीरियर। इसमें क्या है, हम इन ग्रुप या आउट ग्रुप के कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर ये माना जाता है इन ग्रुप में कि भाई मैं तो सुपीरियर हूँ और तुम नॉर्मल हो, यानी कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है, जोड़ना चाहता है, पहले से जुड़ा होता है, जोड़ना चाहता है, इनफीरियर टू इन ग्रुप माना जाता है, यानी कि नॉर्मल और सुपीरियर। उसके बाद है सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ये वह स्टीरियोटाइपिंग होती है जिसमें व्यक्ति बिना देखे विकसित कर लेता है। उपचेतन स्टीरियोटाइपिंग के तत्काल बाद आपका कॉन्शियस आता है, इसमें करेक्टनेस की आज्ञा होती है, और अचेतन रूढ़िवादी चेतन रूढ़िवादिता से प्रभावित होता है। इसने बोल दिया भाई कॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी होती है, यानी कि कुछ व्यक्ति तो क्या है सही पॉजिटिव वे में भी लेके चलते हैं, हर व्यक्ति देखे विकसित कर लेता है। यानी कि जो सबकॉन्शियस स्टीरियोटाइपिंग है वो होती है जिसमें व्यक्ति बिना देखे डेवलपमेंट कर लेता है, और कॉन्शियस में क्या होता है, उसमें वह करेक्शन कर करके, यानी कि ठीक कर करके उस चीज को मानता है। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बिना देखे ही ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बात की तह तक जाते, जड़ तक जाते हैं, तब उसका आंसर निकालते हैं।
उसके बाद है जनरल टाइप एंड सब टाइप। तो जनरल टाइप में क्या है आपकी हायरार्किकल सिस्टम में होती है, ब्रॉड एंड स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं जनरल टाइप के होते हैं, और सब टाइप के होते हैं सामान्य टाइप की रूढ़ियुक्त अधिकतर लोगों में की होती है। वशिष्ठ समूह की रूढ़ियुक्तियाँ सामान्य समूह के किसी वशिष्ठ समूह में होती है और ये अधिक वशिष्ठ होते हैं। पता नहीं जनरल टाइप एंड सब टाइप। जनरल टाइप में बता दिया आपका हायरार्किकल सिस्टम होता है, जो आप उनका रोटी कपड़ा मकान ये वाली जो आया था ना आपने मानवतावादी सिद्धांत वो वाला बताया। इसमें ब्रॉड और स्पेसिफिक विस्तृत जनरल टाइप की होती है। दूसरी टाइप सब टाइप की होती है, इसमें आपका रूढ़ियुक्त सामान्य समूह के किसी विशिष्ट समूह की होती है, यानी कि स्टीरियोटाइप का कोई स्पेशल ग्रुप। कितना घुमा के दे दिया आपको ये क्वेश्चन, अगर खुद पढ़ोगे तो एक अक्षर नहीं समझ में आना। कितने परसेंट गया आप लोगों के दिमाग में? मैम थोड़ा बहुत ही आया, बट ये 6th में पढ़ रखा है। हाँ 6th क्लास में है, एसएसटी की बुक में है आपकी। यस मैम, सिविक्स की बुक में। हाँ आरती को तो समझ में ही नहीं आया, बेचारी बोल ही नहीं रही। मैम थोड़ा थोड़ा ही समझ आया, मैं ही सोच रही हूँ मैं इसको गूगल पे देख के पढ़ूंगी दोबारा। पढ़ना ही पड़ेगा, ये मेरे को ही यस कंफ्यूज मैम, कर रहा है। या यूट्यूब पे इसके टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, कोई वीडियो देखनी पड़ेगी मैम। हाँ जी चलो लास्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान में लिंग भेद को स्पष्ट कीजिए। खेल बालकों का एक स्वाभाविक क्रिया होती है, जो क्या होती है सेल्फ आत्म प्रेरित होती है और मनोरंजक भी होती है। बालक के जीवन में प्रशंसा, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता के भाव होते हैं। खेल के मैदान में भी बालकों में लिंग संबंधी ज्ञान का विकास होता है। आमतौर पर यह देखा गया कि बालकों को खेल का विकास उसके साथी समूह भी प्रभावित करते हैं, और कई बार यह देखा जाता है कि बालक के मित्र जन भी उसको प्रभावित करते हैं। देखा गया कि बालक के साथी जब अधिक होते हैं तो बालक उन्हीं खेलों को खेलता है जिसमें सब बालक खेल रहे हैं। जब तक बच्चा छोटा होता है वह सामूहिक रूप से खेलता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी खेल के एटीट्यूड पर लिंग हावी होने लग जाता है। आरंभ में लड़के और लड़कियों के खेल लगभग समान होते हैं, 2-3 वर्ष की अवस्था में उनके खेलों में अंतर आने लगता है। लड़कियां गुड़ियां खेलने, खाना बनाने, कढ़ाई सिलाई जैसे खेलों की ओर जाती हैं और बालक घर से बाहर खेलने की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सामान्य स्पर्धा में देखा जाए तो शारीरिक रूप से लड़कों की तुलना में दुर्लभ होने के कारण लड़कियों के खेल नियम भिन्न होते हैं, और आगे चलकर कुछ ऐसी स्पर्धाएं भी होती है जिसमें लिंग संबंधी विभेद नहीं है, जबकि हर खेल स्पर्धा में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग खेल आयोजनों की व्यवस्था होती है। इस तरह खेल का मैदान लिंग बोध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखते हो दिल्ली पुलिस का जो होता है उसमें लड़कियों को रेस के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, लड़कों को कम मिलता है। तो इस प्रकार खेल के मैदान में हमें क्या कर रहे हैं, लिंग भेद को स्पष्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस मैम। आज इतना ही करेंगे, स्टीरियोटाइप ने ही हमारा जी भर दिया बिल्कुल। आगे कुछ पढ़ने का ही नहीं छोड़ा। पढ़ने में मजा तब आता जब कोई टॉपिक इजी सा हो। और ठीक है, तो कल मिलेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। तो बेटा मैम जैसे कि हम जेबीटी कर रहे हैं तो ये प्राइमरी टीचर के लिए होता है, पीआरटी के लिए होता है, तो क्या जो सीटेट का लेवल 2 है जो 8th क्लास तक के लिए होता है वो हम दे सकते हैं इसमें? एक मिनट बेटा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।